Hello friends and welcome to another lecture of your Political Science and International Relations crash course for mains, right? इसके अंदर हम very importantly अब paper 1 part B से जुड़े कुछ important previous year questions को देखेंगे, राइट? और साथ ही साथ में इनके जो आंसर्स है मेनली उनके स्ट्रक्चर एंड देन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्कॉलर्स है, आर्ग्यूमेंट्स है जिनको आप कोट कर सकते हैं, उनके बारे में क्विकली बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एट द क्वेश्चंस इंडेक्स। सबसे पहला क्वेश्चन फ्रॉम 2016 10 मार्कर टू बी डिस्कस्ड अबाउट द पर्पस ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड किस तरह से ये इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी के आइडियाज को और एक्सप्लिसिट बना देता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट 2017 का 10 मार्कर विच वाज ऑन राइट टू प्राइवेसी एंड किस तरह से ये एक इंट्रिंसिक पार्ट है ऑफ द राइट टू लाइफ। Last question, another 10 marker from 2017 which was on state subvention of funding and क्या ये एक effective instrument हो सकता है in strengthening electoral democracy of India, right? तो ये तीनों questions को जो है हम quickly देखेंगे and solve करेंगे। Before moving ahead, if you're someone who's preparing for 2023 और आप एक holistic preparation करना चाहते हैं तो आप हमारे one of the 3 pre-recorded lectures के batches का member बन सकते हैं, which is without evaluation starting at 11,999, with evaluation at 14,999 and अगर आप एक mentorship लेना चाहते हैं, personal mentorship with certain जो selected candidates as mentors, तो वो आप mentorship course में join कर सकते हैं। तीनों में ही बहुत ही comprehensive course है, lectures हैं सारे and साथ ही साथ में आपको करंट अफेयर्स से जुड़े डायनामिज्म के साथ डील करने के लिए करंट अफेयर्स से जुड़े मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स या ऑफलाइन सीरीज तो हमारा बैच जो कि हाल ही में शुरू हुआ है आप उसका पार्ट जो है बन सकते हैं, राइट। इसके अंदर जो भी आपने थोड़े बहुत लेक्चर्स मिस किए हैं उनके आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। वही लाइव जो है क्लासेस रिकॉर्ड भी होती हैं तो आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी देख सकते हैं अगर कभी आपकी लाइव ऑनलाइन क्लास जो है मिस हो जाए। एवरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 to 5 PM ये क्लास होती है। इसके अंदर भी डिटेल्ड वन स्टॉप नोट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज अवेलेबल होंगे, मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स मिलेंगे। सिमिलर टू अदर बैचेस आपको भी वीकली टेस्ट एज वेल एज हाफ लेंथ टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और साथ ही में आंसर इवैल्यूएशन, मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सोल्यूशन। साथ ही में आफ्टर एवरी लाइव क्लास आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी होगा कि अगर आप रिवाइज कर रहे हैं उस दौरान कोई डाउट होता है तो आप पूछ सके। साथ ही में आपको भी मेंटरशिप मिलेगी वाया पर्सनल कॉलिंग थ्रू आर मेंटर्स हुआ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। ये जो है आपकी लाइव ऑनलाइन की क्लास स्टार्ट्स एट 31,999। इसके अंदर और भी जो है डिस्काउंट्स एक्सेट्रा भी अवेलेबल है। साथ ही में अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे मेंस के कोर्सेज पे भी लास्ट मिनट डिस्काउंट्स चल रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पे जाके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 1800-893-043 और यू कैन ड्रॉप अस अ मेल ऑन sleepy.classes@gmail.com, ठीक है। आप इस पे हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नाउ द क्वेश्चन सेज, हमेशा ब्रेक डाउन द क्वेश्चन। पर्पस ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था? इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को एक्सप्लिसिटली विजिबल करना। डिस्कस 10 मार्कर जो है ये आंसर है। सबसे पहले किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए? सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हैं कि हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोवाइड्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ताकि विद द नीड्स ऑफ द टाइम इस अमेंडमेंट प्रोसीजर के थ्रू हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो है रेलेवेंट चेंजेस ला पाए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट 42nd अमेंडमेंट एक्ट, राइट, कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने किस तरह से वाइड स्प्रेड चेंजेस जो है ये लेके आई थी एंड हाउ वी कैन रिलेटेड टू अंबेडकर स्टेटमेंट दैट इंडिया में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ हमें एक फाउंडेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाने की भी जरूरत है, ठीक है। तो किस तरह से 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। देन वी विल लुक एट एवरी प्रोविजन फीचर जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऐड करती है एंड उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो फीचर को हम इंटेग्रेट कर सकते हैं विद द पर्पस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी।
लास्ट में हम एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन प्रेजेंट करेंगे ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट बिफोर कंक्लूडिंग द आंसर. सो यू कैन सी इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट, वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, राइट. और ये लिविंग डॉक्यूमेंट क्या अलाउ करता है, इसके अंदर हमारा जो आर्टिकल 368 है अलाउ करता है sufficient changes to keep up with time. In fact, the 42nd Amendment Act, the kind of comprehensive changes that it brought about, उसके कारण इस 42nd Amendment Act को कई बार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक बुलाया जाता है. Then we've obviously quoted Dr. B.R. Ambedkar, जिन्होंने time and again emphasize किया था that how to fulfill the goals of political democracy, we need to establish a social and economic democracy at the foundation. Now, what were certain key provisions available in the 42nd Amendment Act, जिनके कारण हम ये social and economic democracy के जो प्रोविजंस है वो और एक्सप्लिसिट हो जाते हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ऐसे फीचर्स अवेलेबल थे, बट इनको और ज्यादा विजिबल और ज्यादा डायरेक्ट जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने बना दिया. सबसे पहले तो हम बात कर सकते हैं द आइडिया ऑफ एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज की. सो टू क्रिएट अ सोशल डेमोक्रेसी ना ही सिर्फ गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट योगदान चाहिए होता है, बट यू ऑल्सो नीड सर्टेन ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज, वर्चूज इन द फॉर्म ऑफ योर सिटीजन्स ऑल्सो, कि आपके सिटीजन्स के अंदर भी ये जो कुछ वर्चूज है रिक्वायर्ड फॉर सोशल डेमोक्रेसी ये इनग्रेन्ड हो. एंड इसको करने के लिए स्वर्ण सिंह कमिटी द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हुए पार्ट 4A was added, under which there was Article 51A, which now provides for 11 fundamental duties. Early on, during the 42nd Amendment Act, we had 10 fundamental duties. Later on, another fundamental duty catering to your education and then eventually right to education was also added. अब ये जो fundamental duties हैं, इनके अंदर एम्फसाइज की गई हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि सोशल डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट. सो फॉर एग्जांपल, एम्फसिस ऑन प्रमोटिंग हार्मनी एंड ब्रदरहुड. सिमिलरली द आइडिया कि रिलीजन, कास्ट, ऐसे इश्यूज के ऊपर जो है हम किसी भी तरह से सोशल कॉन्फ्लिक्ट में इंडल्ज ना करें, एंड साथ ही में विमेन की डिग्निटी को सॉरी एक्सक्यूज मी, किसी भी एक्शंस या किसी भी तरह से जो है हार्म ना पहुंच जाए. तो किसी भी सोशल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें सोशल इक्विटी इंश्योर करनी पड़ती है. मतलब जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, चाहे वो कास्ट, रिलीजन, रेशियल ग्रुप्स हो या फिर जेंडर के बेस पे ग्रुप्स हो, इन सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड सफिशिएंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाने की बात की जाती है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सिटीजन्स के ऊपर भी ऑब्लिगेशंस के तौर पे फोर्स जो है उनको सिखाने की कोशिश करती हैं. फोर्स तो कर नहीं सकते क्योंकि जस्टिसेबल ये नहीं है. देन वेरी इंपॉर्टेंटली एडिशन टू DPSPs. सो बेसिकली आप बात कर सकते हैं किस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्चुअली होस्ट मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स दैट इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. सिविल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से रिलेटेड राइट्स फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 में अवेलेबल है, एंड इस पार्ट 4 DPSPs में जो है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स जो है इंश्योर्ड है. तो यहाँ पे 3 और DPSPs इंश्योर किए गए जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को केटर करते हैं. पहले, नेसेसरी अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इंश्योर करना. देन वेरी इंपॉर्टेंटली जो हमारे इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन है, पुअर पीपल है, उनके लिए फ्री लीगल एड इंश्योर करना. पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स को इंश्योर करना इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. एंड लास्टली, एज अ स्टेप टू इंश्योर राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग एंड ट्राइबल कम्युनिटीज, इंप्रूव करना इन्वायरमेंट को एंड सेफगार्ड करना फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को भी, राइट. तो इन्हीं के चलते हुए ऐसे DPSPs केटर करते हैं टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, जो कि प्री कंडीशन है फॉर हैविंग अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे एक्सप्लिसिट जो कि आता है फॉर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सेक वाज द इंक्लूजन ऑफ सोशलिस्ट प्रिंसिपल इन प्रीएम्बल. ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने बाय इंक्लूडिंग दिस वर्ड इन द प्रीएम्बल रीइटरेट किया कमिटमेंट के इंडियन स्टेट अब ट्रेडिशनल सोशलिज्म का पाथ तो नहीं अपना रहा, राइट, जहां पे सारी इंडस्ट्री नेशनलाइज जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, बट बेसिकली सोशलिस्ट जो गोल्स हैं उनको अपनाने की कोशिश कर रहा है, विच इज मिनिमाइजिंग इक्वालिटी एंड इंश्योरिंग डेवलपमेंट फॉर वन एंड ऑल बाय
contributing to the welfare of masses. Then very importantly, there were also transfer of certain subjects within the 7th schedule, right? So for example, 5 subjects जो हैं transfer कर दिए गए थे from state list to concurrent list to ensure फास्ट पेस्ड उनके ऊपर लॉज एंड यूनिफॉर्म लॉज बना दिए जाएं बिकॉज दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मासेस ऑफ द कंट्री, राइट? सो लॉज इंश्योरिंग एजुकेशन, राइट? एजुकेशन जो कि सबसे वल्नरेबल लोगों की सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है. फॉरेस्ट अगेन विच डील विद the rights of vulnerable communities like forest dwellers and tribals. Then administration of justice. ठीक है, तो तीनों ही ये जो है out of the 5 others, इनके अलावा जो है weights and measures etc पे भी था, तो ये 3 particularly जो है social and economic democracy के लिए relevant थे. Then very importantly secularism को भी इन्होंने और obvious बना दिया. Even though हमारे जो fundamental rights है contain provisions on the freedom of religion, right? प्रीच, प्रैक्टिस, प्रोपगेट सब पे, बट सेक्युलर वर्ड जो है अब उसको भी ऐड कर दिया गया विद इन द preamble. Now this term secularism was interpreted in a positive manner when it comes to the to India, right? And very importantly ये क्या connotate करता था कि जो state है it will not recognize any religion as state religion, and very importantly ये equally tolerate करेगा सारे religions को, and साथ ही साथ में by ensuring this diversity and equal respect to all religions, इंडिया के ये मल्टी डाइवर्स एक एथोस को और इसकी सोशल डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखने की कोशिश भी करेगा, राइट? However, despite all these contributions to the social and economic democracies, अब आप point out कर सकते हैं कुछ obvious criticisms को भी, right? So for example, 42nd Amendment Act, right? Very importantly, आप एक चीज़ तो ये भी add कर सकते हैं कि किस तरह से जो एक majoritarian government थी, they sort of pushed 42nd Amendment Act through, and इसके कारण कुछ जो है गड़बड़ वाले चेंजेस भी इंक्लूड कर दिए गए थे. फॉर एग्जाम्पल सेंटर को अलाउ करना टू डिप्लॉय central forces in the state to deal with conflicting situations of law and order, जिसके कारण फेडरल स्पेस जो है कंस्ट्रेन हो जाती है. साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट थी, इन्होंने कर्टेल करने की कोशिश की जुडिशियल रिव्यू की पावर को, विच वॉज इवेंचुअली करेक्टेड. साथ ही में इन्होंने ओवरवेलमिंग इंपॉर्टेंस दे दी थी डीपीएसपीज को ओवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कि डीपीएसपीज को प्रेसिडेंस मिलेगी. हाउएवर इवेंचुअली बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑल्सो बाय द मिनर्वा मिल्स केस इसको रेक्टिफाई कर दिया गया था. Furthermore, the fundamental duties जिनको इंक्लूड किया गया था as per the 42nd Amendment Act, ये बहुत ही वेग थी, and certain concrete points जिनके थ्रू social and economic democracy ensure की जा सकती थी, a lot of these issues were not included under fundamental duties, right? So for example, duty to pay your taxes, duty to ensure family planning, duty to vote, ये सब जो है नहीं इंक्लूड किया गया था, leading to certain issues, right? Therefore, even though 42nd Amendment Act ने कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लाए जिसके थ्रू एक्सप्लिसिटली ये जो गोल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है वो इंश्योर कर दिया गया. हाउएवर नाउ इट फॉल्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ द कंटेम्पररी इंडियन स्टेट टू इंश्योर कि ये जो लेटर्स लिखे गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनको इन स्पिरिट भी हम अमल करने की और इन एक्शन लाने की कोशिश करें. Now we come to the next question, which is right to privacy जो है एक intrinsic part है of right to life. सबसे पहले तो you can introduce about talking about rights, the importance of rights. Then you can talk about the emergence and evolution of right to privacy in India, because ये एक बहुत ही conflicted and debated topic था. Then obviously हम point out कर सकते हैं कि किस तरह से इसको right to life का एक part बनाया गया और इसके क्या importance है और क्या ramifications हैं in various domains of life. Then we can critically evaluate the right to life before concluding the answer, right? So for example, fundamental rights क्या है? ये कुछ basic rights हैं जो कि potentiality, individuality और एक good life for individuals ensure करने की कोशिश करते हैं. Now Article 21 of the Indian Constitution जो कि हमारी right to life and liberty को ensure करने की कोशिश करता है, इसको एक बहुत ही wide interpretation दी गई है through numerous cases. फ्रांसिस कुराली केस, मेनका गांधी केस, जिसके थ्रू इन्होंने बोला है कि इसके अंदर लाइफ सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं मीन करता, बट इट एक्चुअली मीन्स अ मीनिंगफुल complete life which is worthy of
लिविंग, राइट। तो बहुत एक वाइड स्कोप दिया गया है आर्टिकल 21 को। अब जो राइट टू प्रिवेसी है, इसकी डिबेट कंटेम्प्रेरी टाइम में ही नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम से चल रही है। इनफैक्ट उसके बाद भी देयर वर अ नंबर ऑफ जजमेंट सच एज द खड़क सिंह जजमेंट, जिसके अंदर राइट टू प्रिवेसी को एक फंडामेंटल राइट का स्टेटस नहीं दिया गया था। However, all of this changed with the coming in of the K.S. Puttaswamy case of 2015, जिसके अंदर right to privacy was finally made a fundamental right, and इन्होंने बोला कि this plays an important role in the golden trinity of the three most important fundamental rights of India, which is Article 14, right to equality, Article 19, right to freedom, as well as Article 21, which provides for right to life and personal liberty. In fact, फर्दर कंट्रीब्यूट किया है राइट टू प्रिवेसी में और भी कई जजमेंट्स ने, इंक्लूडिंग द नवतेज सिंह जौहर जजमेंट, राइट, द नवतेज सिंह जौहर जजमेंट, जिसके थ्रू रीड डाउन किया गया था सेक्शन 377, एज वेल एज द आधार एक्ट की जजमेंट। ये दोनों ही जजमेंट्स के अंदर फर्दर एडिशंस किए गए राइट टू प्रिवेसी को। अब K.S. Puttaswamy केस में बेसिकली द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू प्रिवेसी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट एंड इट इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। नाउ इंपॉर्टेंटली किस तरह से ये राइट टू लाइफ के अंदर कंट्रीब्यूट करता है? सबसे पहले राइट टू प्रिवेसी जो है इंक्लूड करता है द आइडिया ऑफ ऑटोनॉमी को, विच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। सो एज अ ह्यूमन आप इनफैक्ट इसको कोट और इसको रिलेट कर सकते हो पॉलिटिकल थ्योरी के एलिमेंट्स के साथ भी, राइट। सो फॉर एग्जांपल आप इसको रिलेट कर सकते हो टू J.S. मिल का आइडिया कि right to life and liberty also includes the freedom to pursue your life's plan according to your choice, and आप अपनी चॉइसेस, अपनी इंडिविजुअलिटी को खुद डिफाइन कर पाए। अब यही चीज जो है राइट टू प्रिवेसी ने भी इंश्योर करने की कोशिश की बाय इंश्योरिंग ऑटोनॉमी over personal decisions such as choice of food, sexual autonomy, right, by the reading down of 377 जो eventually हुआ through the नवतेज सिंह जौहर judgment, LGBTQI+ community की rights ensure किए गए, as well as identification, right, कि मैं कौन से जेंडर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करती हूँ, जिसके थ्रू ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर भी एक बहुत प्रोग्रेसिव जजमेंट जो है पास की गई। इनफैक्ट क्लिंटन रॉसेटर आर्ग्यू करते हैं कि ये जो प्रिवेसी है इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि ऑटोनॉमी सिक्योर करने की कोशिश करती है, नॉट जस्ट अगेंस्ट द स्टेट बट अगेंस्ट इनफैक्ट द लार्जर वर्ल्ड, जो कि ऑप्रेस ना कर पाए इंडिविजुअल को। साथ ही में ये जो राइट टू प्रिवेसी है दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, बाय बिकॉज इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर बॉडीली इंटेग्रिटी, राइट। सो द फैक्ट that women have control over their body, including reproductive rights, as well as freedom from harassment and other sexual assault like actions, right, जो कि उनकी liberty को, उनकी personal autonomy को, उनकी bodily integrity को harm करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आप इस चीज को भी हाईलाइट कर सकते हैं एंड इनफैक्ट आप बात भी कर सकते हैं कि किस तरह से while India has time and again underlined this, the various issues with regard to ban on abortion rights in the USA falls contrary to the idea of ensuring bodily integrity to women. Then very importantly ये also provide करता है for the प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब नेशनल प्रोग्राम्स जैसे कि आधार, डीएनए प्रोफाइलिंग हो गई, जिनके थ्रू हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट एंड थर्ड पार्टीज के पास पहुंचती है। साथ ही साथ में आज के वर्ल्ड में देयर आर ह्यूज सोशल मीडिया एंड टेक जायंट्स जहां पे डेटा हैज बिकम द न्यू ऑयल, राइट, जिसके कारण देयर हैव आल्सो बीन सर्टेन एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग instances like the Cambridge Analytica case wherein issues of misuse of this data have arisen, which again harm the dignity of an individual, which in fact is included in Article 21. Then very importantly, right to privacy also provides limits on interference of state within this right. And ये और ज़्यादा clarify किया गया था in the Aadhaar judgment, wherein the Supreme Court underlined that right to life ensures human dignity, जिसके 3 main elements है, which is intrinsic value, autonomy and community value. And अगर government
प्रिवेसी के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश करती है तो इसको, इनके एक्शन को ऑन अ टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस जो है चेक किया जाएगा, विच इंक्लूड्स द ट्रिपल टेस्ट, whether this action by the government is backed by law, जैसे कि आधार में आधार एक्ट है, whether there is a legitimate state aim, for example आधार जो है लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी एंड लीकेजेस प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, एंड प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट कि जितनी प्रिवेसी का लॉस हो रहा है is that made up for by provision of certain other rights to the people जो कि उनको ज्यादा बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, तभी जो है प्रिवेसी का उल्लंघन पॉसिबल हो पाएगा। And then obviously we can talk about critical evaluation। सबसे पहले तो कोर्ट जो है आइडेंटिफाई करता है एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, जहां पे स्टेट जो है वायलेट नहीं कर सकता इंडिविजुअल की राइट टू जो आपकी प्रिवेसी है। हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंटली ये राइट भी जो है एब्सोल्यूट नहीं है, तो स्टेट के ऊपर, स्टेट के पास वेरियस एवेन्यूज अवेलेबल है जहां पे वो इस राइट को बाईपास भी कर सकते हैं। Then very importantly there is the issue of right to privacy. While this may be a part of right to life, but this is associated with as a middle class right, and often ये बाकी कुछ issues of right to life के साथ जो है कई बार conflict कर सकता है, right? So for example हम बात कर सकते हैं कि किस तरह vulnerable and economically deprived communities के right to life के लिए they actually need social welfare programs, जिनके लिए कई बार वायलेशन ऑफ प्रिवेसी के इश्यूज भी उठ सकते हैं, जैसे कि आधार के साथ हुआ था, राइट? इसके कारण क्या होगा कि there will be more debates which can lead to increase of litigation as well as issues of constitutional interpretation time and again, ठीक है? साथ ही साथ में कंटेम्पररी वर्ल्ड में भी राइट टू प्रिवेसी कई बार इन कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है विद राइट टू प्रेस, राइट टू जर्नलिज्म, जो कि अगेन इंटरप्रेट किया गया है अंडर आर्टिकल 90। Then very importantly right to privacy अभी भी बहुत vaguely defined है and is open to judicial interpretation, which can again lead to conflicting judgments. Last but not the case, very importantly ये जो right to privacy है is an extremely important right and it needs to be backed by other legislations which ensure our data protection under the various guidelines जो कि B.N. श्री कृष्णा कमेटी ने आगे रखी थी। अब privacy rights जो है essential elements है आर्टिकल 21 के एंड हमारे right to life को और ज़्यादा meaningful ये बनाता है to ensure कि हम लोग हमारे rights जो हैं और इनकी protection ensure की जा सके by the constitution itself. Now we come to the last question कि किस तरह से state subvention या state funding जो है एक effective instrument है कि नहीं in strengthening electoral democracy of India, जो कि 2017 में was a 10 marker. Now what can be the structure of the question? सबसे पहले तो you talk about that what is state subvention or funding? What do you mean by state funding? Then what is the advantages, right? What are the advantages? What are the need for state funding? Then you can point out certain disadvantages or issues with providing state funding in India before concluding the answer. Now very importantly we can also introduce that how there are a number of problems जो कि Indian electoral democracy को encounter करती हैं. Why? Because ये जो electoral exercise in India है, obviously India is the biggest democracy in the world, but साथ ही साथ में because of its territorial and population size, it also happens to be one of the most expensive exercises जहाँ पे parties and candidates have to spend a lot of money to ensure voter mobilization, advertising, transportation, propaganda, campaign material and so on and so forth. And जिसके कारण there have been number of issues with regard to corruption subverting the spirit of electoral democracy. Why? There are certain issues which you can quickly point out towards. First, बहुत ही एक low expenditure ceiling जो है रखी गई है for general and state elections by the Election Commission of India. So when it comes to the general elections, the limit is from 70 to 95 lakhs depending on the state, and when it comes to state elections, it is from 28 to 40 lakh, again depending on the state. Then there is the issue of false expenditure reports and usage of black money in elections. There is the issue of corporate donations, which has been further worsened by the introduction of anonymity wale electoral bonds. And then there is also the lack of transparent regulation and financial accountability when it comes to parties' expenditure, their income, and so on and so forth. Now, what is state funding? This means that the state or the political government, the system itself, provides for funding of elections in some manner or the other. Now, how can this state funding or subvention
provide solution to these problems that we encounter in India's electoral democracy? सबसे पहले तो आप कोट कर सकते हैं इंद्रजीत गुप्ता कमेटी को, जिन्होंने 98 में पहली बार इंडोर्स किया था पार्शियल स्टेट फंडिंग को फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर कैंडिडेट्स इन 1998. दिस वाज फर्दर बैक्ड बाय 1999 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट एंड आल्सो द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द सेकेंड ARC. Now, one of the core benefits जो कि provide करता है state funding can be obviously reduction of corruption. Why? क्योंकि करप्शन कैसे रिड्यूस करेगा कि अगर प्राइवेट लोगों से पैसा नहीं आएगा तो डायरेक्ट क्विड प्रो को कि आप मुझे पैसा दो और मैं आपके बदले में आपको कुछ चीज़ें, कोई पॉलिसीज प्रॉमिस करता हूं जो कि विल बेनिफिट यू. ऑल्सो मिटिगेट करेगा यूजेज ऑफ बिग प्राइवेट मनी एंड बिग मनी coming into politics for misuse and corrupt purposes rather than common good. Further, ये also increase कर सकता है diversity of candidates. So ऐसे candidates जिनके पास requisite पैसा नहीं है, backing नहीं है, dynastic politics से वो नहीं आते हैं, पर जिनके पास skills and qualifications हैं, उनको मौका मिल पाएगा to really have a fair chance at India's elections. Right? In fact, आप इसको link कर सकते हैं with political theory का concept, also the ideas of Rawls and Dworkin, and in fact, very very importantly, their emphasis कि एक equalizing influence establish करने की जरूरत होती है कि certain powerful groups या individuals जो हैं exercise ना कर पाए undue influence in electoral politics, right? और ये कैसे कर्ब किया जा सकता है? By provision for state funding. Then very importantly, there is a very strong argument for public interest, that is कि public financing के through जो है डेमोक्रेसी को बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है एंड कॉमन गुड इंश्योर करना इजी हो सकता है. इनफैक्ट दिस कैन बी कोरॉबरेटेड बाय वर्ल्ड एग्जांपल, जहां पे IDEA व्हिच इज अ ग्लोबल डेमोक्रेसी वॉचडॉग, उनकी रिपोर्ट है दैट क्लोज टू 68% ऑफ द डेमोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग वेस्ट में डेमोक्रेसीज लाइक कनाडा, स्वीडन, certain Asian countries like Japan, right? They have adopted some form of state funding or subsidies for elections and political activities. Now, while there may be a number of benefits, there are also certain issues. सबसे पहला issue तो है कि कुछ preconditions हमें चाहिए होती हैं before even state funding can be advantageous, right? So, for example, regulatory mechanism, public scrutiny, इन सब की requirement होती है. वरना क्या मतलब none of us can ensure नहीं तो that a party in power might end up using even the state funds. So, these preconditions are missing in India. Then there is also the issue that state financing के कारण there will be a huge financial burden which will fall on the public exchequer, and a still developing country like India possibly cannot afford it. Then there also continue to be debates with regard to the effectiveness of public financing of elections in curbing corruption. In fact, certain experts in this area like Michael Pinto-Duchinsky have actually argued in an ORF report that there is a lot of evidence around the world जो कि कहता है कि public funding has actually not proven to be an effective cure for corruption in elections. Now, what are certain alternative suggestions? इसको आप conclusion में लिख सकते हैं, right? कि इंद्रजीत गुप्ता ने क्या suggest किया था कमिटी ने? इन्होंने बोला था full फंडिंग नहीं बल्कि पार्शियल फंडिंग इंश्योर की जा सकती है, मे बी ओनली लिमिटेड टू नेशनल एंड स्टेट पार्टीज. देन फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर TS कृष्णमूर्ति ने प्रपोज किया था दैट वी कैन सेट अप अ नेशनल इलेक्शन फंड. अनदर सजेशन वाज दैट एक फ्लोर लेवल फंड जो है क्रिएट किया जा सकता है विच कैन बी हेल्पफुल फॉर स्मॉलर या जो न्यूअर पॉलिटिकल एंट्रेंस है जिनके पास कोई बैकिंग नहीं है. साथ ही में चाहे हम जो मर्जी सजेशंस लाएं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है टू इंश्योर लॉज एंड पॉलिसीज इन दिस रिगार्ड जो कि इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी को, कंटिन्यूस ऑडिटिंग को, इंक्रीजिंग ऑफ एक्सपेंडिचर लिमिट्स को फर्दर, एज वेल एज प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेंडिचर को, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बना के रखी जा सके टू कर्ब यूजेज ऑफ ब्लैक मनी एंड करप्शन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. Therefore, public financing, if it can be implemented in a proper manner, right, it can lead to further democratization and greater diversity in power sharing for India's electoral democracy. In the meanwhile, till the time आपका state funding नहीं आता, at least we should work on workable reforms to bring about accountability and transparency in the regulatory mechanisms and expenditure regarding elections by bringing about reforms in RPA and other laws
जिनके थ्रू कुछ क्रेडिबल सक्सेस टू इंडियाज इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंश्योर की जा सके, राइट? These answers hopefully will give you direction in what scholars to include, किस तरह से आप बैक कर सकते हैं अपने आंसर्स को थ्रू कमिटीज, डेटा एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी, which is the requirement of optional, right? This was all in today's lecture. Thank you and keep watching Sleepy Classes.